नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीमराज सुंडा जी की जो बुक है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। इसी का एमसीक्यू सीरीज का आज हम लोग 14वां लेक्चर पढ़ेंगे और इस 14वें लेक्चर में रोज की तरीके से मैं आप लोगों से 15 क्वेश्चन पूछूंगा, फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। आपको क्या करना है कि वीडियो जैसे आपके स्क्रीन पर आएगा, आपको वीडियो को पुश करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, एनालाइज करना है और ऑप्शन को कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद फिर आपको वीडियो को फिर से प्ले करना है और वीडियो प्ले करके आपको देखना है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज को कैसे सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों गलत है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, और अगर सही है तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से आपको 15 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और लास्ट में आपको बताने हैं कि आपके कौन से ऑप्शन सही गए, कितने आपने सही किए, कितने आपने गलत किए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अटेंड करना है इन क्वेश्चंस को। इससे आपको क्या होगा कि ये जो बुक दी गई है नीमराज सुंडा जी की बुक, इस बुक को आराम से आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे और जो आपने पढ़ के याद किया है उसको एग्जाम में किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, इसके बारे में भी एक तरीके से आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है, एक तरीके से टेस्ट किया जा रहा है कि आपने जो पढ़ा है वो उसमें से कितना आप लोगों को पता है। तो मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे और साथ में मैं यहाँ पर जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका बाइलिंगुअल नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1,000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो हमारा है मैच द फॉलोइंग। यानी कि हमको यहाँ पर मैच करना है क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर कुछ हमको स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन वाले हार्मोन दिए गए हैं। ये सभी वही हार्मोन होते हैं जो कि हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, अपनी फसलों में यूज करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सभी हार्मोन कौन कौन से काम में आते हैं, आपको बताना है इनका फंक्शन क्या है। ठीक। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको समझ में आएगा कि सबसे पहला जो हमारा है एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड एक तरीके का ऐसा हार्मोन होता है जो कि ड्रॉट टॉलरेंट और स्ट्रेस हार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है। अब ड्रॉट टॉलरेंट और स्ट्रेस हार्डनिंग का क्या मतलब है यहाँ पर ड्रॉट टॉलरेंट और स्ट्रेस हार्डनिंग का मतलब है कि जब हम फसल को ग्रो करते हैं तो कई बार क्या होता है कि फसल ग्रो होते समय हमको पानी की कमी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पानी की हमारे पास व्यवस्था नहीं है और हम रेनफेड कंडीशन में कल्टीवेशन कर रहे हैं और उस समय पर अगर बहुत दिनों तक बरसात नहीं होती है तो खेत में जो हमारी मॉइस्चर होता है वो घट जाता है। उस कंडीशन में हमारा पौधा खराब ना हो जाए, बिल्कुल सूख ना जाए, उसके लिए एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है जिससे पौधा सूखे के प्रति थोड़ा-सा सहनशील हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर केवल इसी को डाल दोगे तो बिना पानी के भी पौधा उग जाएगा, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। बस केवल इतना होता है कि अगर आपने इसको यूज़ कर लिया, तो आपका पौधे की जो सूखे की सहन करने की क्षमता है, वो थोड़ी-सी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा हार्मोन है, दूसरे हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। तो ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, इसको हम यूज़ करते हैं डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। कई बार जो हमारे सीड होते हैं, उसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं और हार्वेस्ट करके हमको तुरंत सोइंग करनी होती है, तो सीड जो होता है वो डोरमेंसी में ही पड़ा रहता है। उस कंडीशन में अगर हमने उसको दोबारा बुआई के लिए इस्तेमाल किया, तो वो तुरंत ही जर्मिनेट नहीं करता है। तो इसीलिए डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें साइटोकाइनिन आ जाएगा। अगला है हमारा नेप्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये जो नेप्थलीन एसिटिक एसिड होता है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है फ्रूट सेटिंग हार्मोन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो सी है वो ए पर जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा ऑक्सिन है तो बचा कौन-सा? ऑक्सिन जो है ये एपिकल बड डोमिनेंस पे पाया जाता है। कोई भी पौधा है, उसका जो सबसे टर्मिनल पोर्शन होगा, जैसे मान लेते हैं ये ब्रांचिंग निकली हुई है, तो यहाँ पर ये सबसे जो टर्मिनल पोर्शन होता है, यहाँ पर आपको ये ऑक्सिन हार्मोन देखने को मिलता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि ए जो हमारा है ये सेकंड पे जा रहा है, तो ए सेकंड पे इसमें जा रहा है, ए सेकंड में इसमें जा रहा है, ये वाला हमारा गलत हो गया और ये वाला हमारा गलत हो गया। इसके बाद हम साइटोकाइनिन देखते हैं, तो साइटोकाइनिन जो हमारा बी है ये 4th पे जा रहा है, तो बी 4th में इसमें जा रहा है और बी 4th में इसमें जा रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं।
नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो है ये हमारा फर्स्ट पे जा रहा है, यानी कि सी जो है वो फर्स्ट पे जा रहा है, तो सी यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है, ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन इसमें क्या कह रहा है, असर्शन का मतलब यहाँ पर एक कथन कहा जाएगा और उसका रीजन दिया जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है काउलिन का उपयोग कृषि में एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में किया जाता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो काउलिन होता है इसको यूज किया जाता है एक तरीके के एंटी ट्रांसपेरेंट के लिए। तो ये बात तो हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा हमारा ऑप्शन कह रहा है, मतलब दूसरा हमारा जो रीजन है, रीजन कह रहा है कि जो काउलिन होता है एक तरीके का रिफ्लेक्टिंग प्रकार का अवरोध बनाता है जिसकी वजह से पत्ती का तापमान और पानी का नुकसान दोनों कम रहता है। तो ये रीजन कह रहा है। तो ये भी रीजन जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझना, ये जो काउलिन होता है, काउलिन एक तरीके का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। जब हम इसको अपने पौधे पर यूज करते हैं तो पौधे पर यूज करने के बाद क्या करता है कि ये एक बहुत ही अच्छी सी परत बना लेता है। और जब ये परत बना लेता है तो उस पर जब सनलाइट पड़ेगी, जैसे मान लेते हैं ये पत्ती है और पत्ती की परत हो गई, इस पे जब सनलाइट पड़ेगा तो वो क्या होगा, वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट करके बाहर चला जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा पत्तियों से, वो बाहर चला जाएगा, मतलब तुरंत ही वापस चला जाएगा। और जब ये वापस चला जाता है तो इसकी वजह से पत्तियों का तापमान नहीं बढ़ने पाता और पत्तियों के तापमान के साथ-साथ पानी का नुकसान भी हमारा कम होता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम पाएँगे कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि असर्शन और रीजन पहली बात तो दोनों सही हैं और उसके बाद ये जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। अगर ये रिफ्लेक्टिंग टाइप का काम ना कर रहा होता तो ये एंटी ट्रांसपेरेंट का भी काम नहीं कर पाता। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल टर्म्स एंड इनपुट्स विथ देयर स्पेसिफिक एसोसिएशंस मेंशन इन द टेक्स्ट। जिस बुक से मैंने इसको उठाया है, जिस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को कहा जा रहा है कि आप वहां से बताओ कि इसमें जो एक चीज दिया गया है इनपुट और दूसरा यहाँ पर दिया गया है एसोसिएशन, आप इसको मैच करो और मैच करके बताओ, ये बुक के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसको जब हम मैच करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, बायो फर्टिलाइजर फॉर सोरघम। तो सोरघम के लिए जो बायो फर्टिलाइजर है वो कौन सा यूज किया जाता है, तो सोरघम के लिए जो बायो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं वो कौन यूज करते हैं, एजोस्पाइरिलम यूज करते हैं। एजोस्पाइरिलम जो होता है एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, इसको हम यूज करते हैं सोरघम में। एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इसमें। अ, एक तरीके से ऐसा समझो कि ये जो होता है, ये जब सोरगम के पौधे पे अगर हम सोरगम के साथ इसकी खेती कर मतलब सोरगम के खेत में अगर हम इसको डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ये स्थिरीकरण करने का काम करता है और मिट्टी में ये रहता है। तो इससे जब मिट्टी में नाइट्रोजन आएगा, तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जब मिट्टी में नाइट्रोजन आएगा, तो अल्टीमेटली हमारे सोरगम का जो प्रोडक्शन है, वो बढ़ेगा। अगला है एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर। तो एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर जो हमारा है वो अमोनियम नाइट्रेट है, पटाखा बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है वर्टिकल मल्च। तो वर्टिकल जो मल्च होती है ये कहाँ पर यूज किया जाता है, वर्टिकल मल्च वाला जो हमारा सिस्टम है ये हमारा ब्लैक कॉटन में यूज किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो मेजर जो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है भारत में जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है। फॉस्फोरस के लिए यहाँ पर डीएपी दिया जाता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसमें जो ए है, ए सेकंड पे जा रहा है, तो ए सेकंड में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो हमारा ये डी ऑप्शन तो गलत हो गया। बी देखते हैं, बी जो हमारा है ये बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट में यहाँ जा रहा है और बी फर्स्ट यहाँ जा रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। वर्टिकल मल्च यानी कि सी जो है थर्ड पे जा रहा है, तो सी थर्ड पे यहाँ नहीं जा रहा है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैच कराने वाला है और इसमें जो हमको मैच कराना है, यहाँ पर आपको एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पर तत्व दिए गए हैं और इन तत्व की कमी से कौन-कौन से रोग कहाँ-कहाँ पर होते हैं ये चीज़ दिया गया है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आता है कि इसमें तो सबसे पहले दिया गया है तांबा। तो तांबा जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तांबे का जो इस्तेमाल होता है वो रिक्लेमिनेशन डिजीज़ में काम किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? मैंगनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ग्रे स्पॉट ऑन लीव्स, जो
ऊँट की पत्ती होती है, बोली तो जई की पत्तियाँ होती हैं, जई की पत्तियों में जो भूरे धब्बे वाली बीमारी होती है, इसको रोकने के लिए मैग्नीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जब पत्तियों में मैग्नीज़ की कमी हो जाती है, तो इस तरीके का सिम्पटम आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सल्फर का, तो सल्फर जो होता है, सल्फर की जब कमी होती है, तो चाय की जो पत्तियाँ हैं, वो पीली पड़ने लगती हैं। पोटेशियम जो है, जब पोटेशियम की कमी होती है, तो इससे क्या होता है, डिजीज़ एंड ड्रॉज रेजिस्टेंट जो पौधा है, वो खत्म हो जाता है। यानी कि जब पौधे के अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहता है, तो इससे पौधा डिजीज़ के प्रति और सूखे के प्रति आराम से लड़ने के लिए सक्षम रहता है। लेकिन अगर पोटेशियम घट गया, तो ये लड़ने की जो क्षमता है, ये भी घट जाएगी। यानी कि अगर कोई डिजीज़ लगने की संभावना जल्दी हो जाती है और अगर थोड़ा बहुत सूखा पड़ेगा, तो उसको भी ये सह नहीं पाएगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है, ए किसमें जा रहा है? ए हमारा सेकंड पे जा रहा है। तो ए सेकंड में इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। बाकी ये दोनों हमारे हो गए गलत। बी देखते हैं, बी थर्ड पे जा रहा है। तो बी हमारा थर्ड पे जा रहा है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा ये हमारा गलत हो गया। तो टोटल तीनों गलत हो गए, बचा हमारा ए ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइस कल्टीवेशन। यहाँ पर आपको अ, इसमें तीन तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर ये चौथा स्टेटमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आपको क्या करना है कि इन तीनों को पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि राइस कल्टीवेशन में ये जो तीनों स्टेटमेंट कहे जा रहे हैं, क्या स्टेटमेंट सही हैं? और अगर सही हैं तो कोई बात नहीं, और अगर गलत हैं तो कौन-कौन से इसमें गलत हैं या कौन-कौन से इसमें सही हैं। इस तरीके से आपको इसको देख के बताना है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग। जब हम पडलिंग करते हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग, पडलिंग के लिए 5 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें कह रहा है ये कि जब हम पडलिंग करते हैं, तो पडलिंग करते समय हमारे खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। इसके अलावा इन वेट नर्सरी द लेवल ऑफ वाटर मेंटेन्ड इन 5 सेंटीमीटर, ये भी बात सही है। अगर हम वेट नर्सरी बना रहे हैं, तो वेट नर्सरी में जब तक हमारे खेत में धान रहेगा, तब तक उसमें 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा रहना चाहिए। जब वो फ्लावरिंग के टाइम पर पहुँचेगा, सॉरी, जब वो मिल्किंग टाइम अपना क्रॉस कर लेगा, मिल्किंग वाला टाइम, जब उसमें मैच्योरिटी का टाइम आएगा, उस समय पे केवल पानी खत्म होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आई बात? तो ये हमारा दोनों सही है। तीसरा देखते हैं, पडलिंग इज़ इम्पोर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस टू रिड्यूस परकुलेशन लॉसेस। जो परकुलेशन होता है, परकुलेशन का क्या मतलब होता है? मिट्टी की ऊपरी सतह से पानी का नीचे जाना। ये मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, यहाँ से जब पानी नीचे को जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परकुलेशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम पडलिंग करते हैं, पडलिंग का क्या मतलब होता है? पडलिंग का मतलब होता है पलेवा करना। तो जब हम पडलिंग करते हैं, यानी कि खेत में पानी भर के उसमें ट्रैक्टर चलाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको पडलिंग कहा जाता है। तो जब हम पडलिंग करते हैं, तो इससे पर्कुलेशन लॉस हमारा घट जाता है। यानी कि मिट्टी जो पानी है, जो ज़मीन के नीचे जा रहा था, अंडरग्राउंड वाटर में चला जा रहा था सोख-सोख के, उसकी प्रक्रिया धीरे हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो तीनों ऑप्शन किसमें सही जा रहे हैं? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे हम बात करते हैं, व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन-सी कमिटी थी जिसने नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन दरी थी। कई बार एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो बैंकिंग वाले एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आईबीपीएस, एफओ है, इसके अलावा एफसीआई है, नाबार्ड है, इस तरीके के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो नाबार्ड की जो रिकमेंडेशन किसने करी थी? नाबार्ड की स्थापना के लिए जो रिकमेंडेशन करी गई थी, वो करी गई थी शिव रमन कमेटी के द्वारा। बोले तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब आज एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ क्रॉप। यहाँ पर कह रहा है कि मैचिंग कराया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा इनकरेक्ट है, और वो इनकरेक्ट कैसे आपको बताना है? इनकरेक्ट वो ऐसे है कि वो करेक्टली मैच नहीं है ओरिजिन प्लेस के हिसाब से। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसमें जो हमारा राइस है, ये राइस जो है, ये हमारा इनकरेक्ट है। बाकी तंबाकू मेक्सिको में है, सोयाबीन चाइना में है, मेज भी मेक्सिको में है। अब ये गलत क्यों है? जो राइस हमारा है, ये इंडिया में ये गलत क्यों है?
क्योंकि ये केवल इंडिया में नहीं माना जाता। अगर हम पूरे भारत को देखेंगे, तो मान लेते हैं ये हमारा भारत है, ये भारत का नीचे वाला पार्ट है। इसके अलावा हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कुछ बांग्लादेश पड़ जाएगा और यहाँ पर म्यांमार पड़ जाता है, ठीक? तो जब हम बात करते हैं राइस के ओरिजिन की, तो राइस का जो ओरिजिन माना जाता है, ये इतना पूरा पार्ट माना जाता है। तो ये इतना जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम इंडिया नहीं कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। अब साउथ ईस्ट एशिया में हमारा बांग्लादेश भी आ जाता है, इसके अलावा फिर म्यांमार भी आ जाता है और भारत भी आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया होगा राइस का, केवल इंडिया नहीं होगा। कहीं-कहीं पर बुक में आपको इंडिया भी देखने को मिल जाता है, लेकिन इंडिया 100% सही नहीं है, क्योंकि इतने ढेर सारे एरिया में इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, कहीं पर इन्हीं में से कहीं पर होगा। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय बीज अधिनियम 1966 में पारित किया गया था। तो ये अगर हम बात करें, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेशनल सीड एक्ट जो था, ये कब पास किया गया था? ये हमारा 1966 में पास किया गया था। अगला है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। ये भी बात सही है। पहले 1963 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बना था और उसी के जस्ट 3 साल बाद नेशनल सीड एक्ट बना था। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड आल्सो ट्रू बोले तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हिच हर्बिसाइड एक्ट एज ए डोरमेंसी ब्रेकर एंड इज आल्सो यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल। कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है, कौन सा शाकनाशी सुसुप्तावस्था तोड़ने वाले के रूप में कार्य करता है और खरपतवार नियंत्रण के लिए भी काम में आता है। ये एक तरीके का क्या होता है? हर्बिसाइड होता है, लेकिन इसको डोरमेंसी ब्रेकर के तरीके से भी काम किया जाता है। हार्मोन के तरीके से भी यूज होता है, हर्बिसाइड के तरीके से भी यूज होता है, डोरमेंसी ब्रेक करने का काम करता है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसमें जो हमारा 2,4-D है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 2,4-D जो है, अगर इसको हम लेस देन 20 ppm का घोल बनाकर इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या करेगा? तब ये हार्मोन का काम करेगा। क्या करेगा? ये हार्मोन का काम करेगा और उस कंडीशन में ये क्या करेगा? ये डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। और इसके अलावा अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने इसको मोर देन 20 ppm का घोल बनाकर इस्तेमाल कर दिया, तो ये क्या कर देगा? ये फिर हर्बिसाइड का इस्तेमाल, मतलब हर्बिसाइड के तरीके से काम करेगा। तो 20 ppm जब रहेगा, तो ये क्या करेगा? हार्मोन का काम। और 20 ppm से ज़्यादा का सॉल्यूशन बना के अगर हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये हर्बिसाइड के तरीके से काम करता है। अगला है मैच द क्रॉप विथ इट्स स्पेसिफिक हार्मोनल ऑर्गेनिक फीचर, एग्रोनॉमिक फीचर। यहाँ पर कहा जा रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच द क्रॉप विथ इट्स स्पेसिफिक बोटेनिकल एग्रोनॉमिक फीचर। कह रहा है यहाँ पर ढेर सारे फसलें दी गई हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ और चीजें दी गई हैं, इनको आपको मैच कराना है। तो अगर हम इसको मैच कराएंगे, तो सबसे पहले हमारा पोटैटो है। तो पोटैटो आप ध्यान से देखो कहाँ जा सकता है। पोटैटो जो हमारा है, पोटैटो हमारा जा सकता है मॉडिफाइड स्टेम होता है, ये स्टोलन होता है, ये तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन नहीं पता है। जिंक देखिए, जिंक जो हमारा है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पीलिएसी फैमिली से बिलोंग, तो भी सीधे चला गया। सिसमम जो है ये पेडलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है और सोरघम ये सीड रेट 9 से 12 हुई, मतलब तो ये सीधे-सीधे सब चला गया। तो ए फर्स्ट पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे और डी फोर्थ पे। ऑप्शन हमारा ए जो है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा था ये तो यार। आगे बढ़ते हैं, डाइबैक। डाइबैक इज सूट्स, डाइबैक ऑफ सूट्स इज ए स्पेसिफिक डिफिशियंसी सिम्पटम ऑफ व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट। कह रहा है इसमें डाइबैक जो बीमारी लग रही है, ये कौन से पोषक तत्व की कमी से लग रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि जो डाई बैक वाली जो बीमारी होती है, ये किसकी वजह से लगती है? ये कॉपर की वजह से लगती है। बोले तो जब हमारे पौधे के अंदर कॉपर की कमी हो जाती है, तो ये समस्या देखने को मिलती है। अब इसको समझना, डाई बैक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा ये इतना बड़ा सा पौधा है, ठीक? ये हमने क्या कर दिया? ये पौधा बना दिया। जब डाई बैक होगा, तो पौधे का ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि सबसे टर्मिनल जो पोर्शन है,
यहाँ से पौधा सूखना शुरू करता है और धीरे-धीरे ये जो सूखता है, ये सूखते क्या होता है, नीचे की तरफ आता है और अंत में आके पूरी जड़ तक ये सूख जाता है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहा जाता है कि पौधा ऊपर से सूखता है। क्या होता है? इसमें जो पौधा होता है, पौधा जो होता है, ये ऊपर से ऊपर से सूखना शुरू करता है। ऊपर से सूखना शुरू करता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट नोन एज द CRI स्टेज अकर्स हाउ मेनी डे आफ्टर सोइंग। कहने का मतलब ये है कि जो क्राउन रूट इनिशिएशन वाला स्टेज होता है, ये तो एक सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है गेहूं की खेती करते समय सिंचाई करने का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि CRI स्टेज कितने दिन पर आता है, 15, 21, 25 और 45। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये हमारा 21वें दिन आता है जब हम बुआई करते हैं। बुआई का जो 21वां दिन होता है, उसी के आसपास में इसमें क्राउन रूट निकलना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है सिंगल सुपर फास्फेट, तो ये जो सिंगल सुपर फास्फेट है, इसके अंदर 12% सल्फर होता है। ये बात हमसे कही जा रही है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो सिंगल सुपर फास्फेट में 12% के आसपास सल्फर होता है। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है येलोइंग ऑफ टी लीव्स इज काज्ड बाय सल्फर डिफिशियंसी। तो ये बात भी हमारी सही है। इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन में मैचिंग में पूछा था। तो जो सल्फर होता है, सल्फर की कमी से चाय की पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो ये दोनों बातें हमारी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही हैं, तो हमारा ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन बी भी सही हो सकता है। अब आप सोच के थोड़ा सा बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये सही होगा। अब कैसे सही होगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, समझो ध्यान से। सल्फर जो है, सल्फर 12% पाया जाता है सिंगल सुपर फास्फेट में, ये बिल्कुल अलग बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि येलोइंग होती है सल्फर की कमी से, ये भी बिल्कुल अलग बात है। अगर हम किसी एक को चेंज करेंगे तो दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक? तो अगर दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम सीधा-सीधा बोल देंगे कि करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये कारण नहीं है कि येलोइंग होता है तो 12% होगा, अगर येलोइंग नहीं होगा तो 12% से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ कारण तो है नहीं ना। येलोइंग हो रहा है सल्फर की कमी से, इसी की वजह से सल्फर 12% पाया जा रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच एलिमेंट प्ले ए वाइटल रोल इन एनर्जी ट्रांसफर एंड स्टोरेज इन प्लांट। कह रहा है पौधों में ऊर्जा हस्तांतरण और भंडारण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पौधा होता है, जब पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, तो पौधा फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो एनर्जी बनाता है, वो पौधे के किसी एक भाग में जाकर स्टोर होता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये जाके स्टोर होता है, उसको काम करने के लिए कौन-सा जो एलिमेंट है, इसमें से कौन-सा न्यूट्रिएंट जो है, वो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब कौन-सा इम्पोर्टेंट ये काम करवाता है। तो इसमें जो हमारा फास्फोरस है, फास्फोरस ये हमारा सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोरस को बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी करेंसी बोला जाता है। एटीपी में जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक तरीके की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि ये फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पौधे के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी मिलती है, वो इसी एटीपी से मिलती है और एटीपी जो होता है, इसमें एटीपी को बनाने में फास्फोरस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन है टीजेड, जिसको हम टेट्राजोलियम टेस्ट बोलते हैं, कई बार इसको टीजेड टेस्ट भी कहा जाता है। इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन, मतलब टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है, इसका उपयोग किस चीज़ को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? मृदा की उर्वरता को पता करने के लिए, या बीजों की जीवन क्षमता को पता करने के लिए, या अनाज में प्रोटीन की मात्रा को पता करने के लिए, अनाज में प्रोटीन सामग्री कितनी होती है, और इसके अलावा कीटनाशक अवशोषण यानी कि पेस्टिसाइड रेज़िड्यू को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया भी है। ये जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, ये सीड की वायबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। जो सीड हमारा वायबल होगा वो किस कलर का हो जाएगा? वो हमारा पिंक कलर का हो जाएगा, और अगर वो वायबल नहीं होगा तो जैसे था वैसे ही पड़ा रह जाएगा। ये टेट्राजोलियम टेस्ट
किया जाता है। मैंने आप लोगों को शायद मुझे याद है बहुत दिन पहले मैंने पढ़ाया था शायद निमरा सुंडा जी की जो बुक है, उस बुक को पढ़ाते समय मैंने वहाँ पर केले के बीज का एग्ज़ाम्पल शायद दिया था। उसमें एक ट्रे में इसी तरीके से आपको ढेर सारे सीड दिख रहे होंगे और उस सीड में पिंक कलर के सीड दिख रहे होंगे। तो जो पिंक कलर का सीड हो गया, जिसके सीड का कलर चेंज हो गया है, वो वायबल है बोले तो वो जीवित है और जो नहीं चेंज किया है कलर बिल्कुल वैसे पड़ा है, इसका मतलब वो क्या है, वो पहले से सीड मर चुका है। अगर उसको हम सोइंग करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी अगर आप मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।